सेक्शन नंबर 46 की बात करते हैं। कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट बाय कंपनीज इन लिक्विडेशन। जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो उस सिचुएशन में कंपनी असेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। जब कंपनी बंद हो रही है और कंपनी के पास बहुत सारी असेट्स हैं तो वो असेट्स कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स को। तो ट्रांसफर तो हो ही रहा है असेट का, तो उसके बारे में बात हो रही है। If any company is in liquidation and the company has distributed its assets to the shareholders in connection with liquidation, it will be exempt from capital gain. तो ये बहुत सारी एसेट हो सकती हैं। जब ये शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट होगी, ट्रांसफर होगा, कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, तो ये सब एग्जेम्प्ट हैं। इन सब असेट्स को ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। इफ द सेम एसेट हैज बीन सोल्ड बाय द शेयर होल्डर सब्सिक्वेंटली, अब ये तो एग्जाम्प्ट हो गया। अब जब ये एसेट शेयर होल्डर को मिलेगी तो वो ये एसेट फ्यूचर में जब भी सेल करेगा तो उसके लिए लिखा है इट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ली जाएगी? shall be the amount for which the shareholder has received the asset from the company and capital gain will be computed accordingly. तो जिस भी वैल्यू पर ये असेट मिली है उस वैल्यू को ही हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। The amount received by the shareholder out of the accumulated profit of the company shall be considered to be dividend under section 222C and excess over it will be considered to full value consideration for computing capital gain. तो ये क्या है, ये हम आपको एक एग्जांपल देकर मैं बताता हूं। जैसे कंपनी जब लिक्विडेट होती है और अपनी एसेट्स शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करती है, एक सेक्शन है 222C। ये सेक्शन कहता है कि जब कंपनी लिक्विडेशन के समय अपनी एसेट शेयर होल्डर में बांटेगी तो वो एसेट की जो वैल्यू है और जो भी कैश बांटा जाएगा उसको डिविडेंड माना जाएगा, डीम डिविडेंड, उसको डिविडेंड मान लिया जाएगा और ये टैक्सेबल हो जाएगा शेयर होल्डर के लिए अदर सोर्सेस के चैप्टर में, अदर सोर्सेस के हेड में। तो जो भी कंपनी लिक्विडेशन के समय अपने शेयर होल्डर को असेट डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड माना जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्सेज में, प्रोवाइडेड अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब एक बताओ डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है जो प्रॉफिट बांटा गया। अब प्रॉफिट अगर 50,000 का है और असेट 2 लाख की बांट दी तो 2 लाख का प्रॉफिट डिविडेंड नहीं माना जा सकता क्योंकि प्रॉफिट ही 50,000 है। तो अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हम लोग जो भी डिस्ट्रीब्यूटेशन हुआ एसेट का उसे हम डिविडेंड मानेंगे और उस डिविडेंड से ऊपर की वैल्यू को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। मतलब मान लिया कंपनी ने एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करी 2 लाख रुपए की और उसका प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस है 50,000। तो जो कंपनी ने 2 लाख डिस्ट्रीब्यूट किया है इसमें से 50,000 डीम डिविडेंड माना जाएगा अंडर सेक्शन 222C और बचा हुआ 1,50,000 ये ट्रांसफर वैल्यू मानी जाएगी एसेट की जो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 46, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी शेयर होल्डर के लिए इस एसेट की जब भी शेयर होल्डर इस एसेट को बेचेगा। तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख नहीं लेकर 1,50,000 मानी जाएगी क्योंकि 50,000 तो डीम डिविडेंड मान लिया गया। ये बात यहां समझाना चाह रहे, अभी हम एग्जाम्पल से भी इसे समझेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन सेक्शन 222C क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ द असेट, चाहे कैश हो चाहे काइंड हो, कंपनी जो लिक्विडेशन पे अपने शेयर होल्डर को बांटेगा उसे डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा और वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ दिस डिविडेंड विल बी लोअर ऑफ
अब अमाउंट ऑफ डिविडेंड क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट एंड कैश डिस्ट्रीब्यूटेड और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट विच एवर इज लेस, क्योंकि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता डीम डिविडेंड। तो फिर जो मैंने एग्जांपल दिया, फेयर मार्केट वैल्यू 2 लाख है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 50,000 है, तो दोनों में से कम क्या है, 50,000। ये डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा अंडर सेक्शन 222C, इसे डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। तो यहाँ लिखा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, इसका मतलब है कि अगर आपने प्रॉफिट में से बोनस शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, बोनस शेयर देने का मतलब कैपिटलाइज करना, तो बोनस शेयर को भी प्रॉफिट ही माना जाएगा। शेयरहोल्डर में भी इक्विटी और प्रेफरेंस, उससे कोई दिक्कत नहीं है। डिविडेंड डिविडेंड जो हमने निकाला है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। इसे हम एग्जांपल नंबर 16 की हेल्प से सीखने की कोशिश करते हैं और ये हम अदर सोर्सेज के चैप्टर में भी दोबारा पढ़ने वाले हैं। मिस्टर पी ने 20% शेयर खरीदे थे पीकेसीसी लिमिटेड में 1 जनवरी 2015 को 20,000 रुपीज में और कंपनी का लिक्विडेशन हो गया 30 जून 22 को। मिस्टर पी को कैश मिला 25,000 और मशीन मिली जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 60,000 रुपए है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो कंपनी के पास है वो 1,50,000 रुपए का है। तो हमें बताना है कि मिस्टर पी के लिए डीम्ड डिविडेंड क्या होगा। अब देखो, कंपनी ने जो मिस्टर पी को बांटा है वो मशीन बांटी है 60,000 की, तो और कैश बांटा है 25,000 का। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स 25,000 कैश, 60,000 की मशीन, टोटल 85,000 रुपीज की फेयर मार्केट वैल्यू मिली है इनको। ठीक है, दूसरा इसको हमें कंपेयर किससे करना है, इसको हमें कंपेयर करना है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कंपनी के हैं 1,50,000, लेकिन ये 1,50,000 पूरे बिजनेस के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, सारे मिस्टर पी के नहीं है। मिस्टर पी का हिस्सा 20% है, 20%। तो मिस्टर पी के हिस्से के 30,000 रुपीज ही आते हैं प्रॉफिट के। तो मिस्टर पी को जो असेट मिली है तो अकेले मिस्टर पी को मिली है, तो मिस्टर पी को जो असेट मिली 85,000, हम उसे डीम्ड डिविडेंड मानते हैं अंडर सेक्शन 222C, प्रोवाइडेड इतना प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट इनके हिस्से का केवल 30,000 है। तो हम 30,000 और 85,000 जो भी कम हो, विच एवर इज लेस, इसको मानेंगे डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C, और ये टैक्सेबल हो जाएगा फॉर मिस्टर पी। मिस्टर पी के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अदर सोर्सेज में इनके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये बात तो तय हो गई कि 85,000 में से 30,000 रुपीज डीम डिविडेंड है। बाकी क्या बचा, बाकी बचा 85,000 में से 30,000 का डीम डिविडेंड हो गया, बाकी बचा 55,000। अब ये जो 55,000 रुपीज है ये क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ मशीन। जो मशीन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो हम 55,000 रुपीज मानेंगे। जब भी ये मशीन बेचेंगे तो 55,000 रुपीज इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। तो ये था हमारा लिक्विडेशन के समय जब कंपनी बांटती है असेट तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, और उस असेट की में से कितना डीम डिविडेंड होगा 222C में वो हमने देखा, और साथ ही साथ शेयर होल्डर के लिए जो असेट मिली है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी ये बात भी हमने देख ली। इसमें हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने ये पढ़ा कि कंपनी जब भी बांटेगी असेट को तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और जब ये एसेट बेची जाएगी तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा 222C का
डीम्ड डिविडेंड छोड़कर बाकी, जो अभी अभी हमने एग्जाम्पल देखा 16। अब इसी का हम एग्जाम्पल नंबर 17 देखते हैं। एबीसी लिमिटेड है, इन्होंने 1 लाख शेयर इशू किए थे 10 रुपए के, लेकिन कंपनी का लिक्विडेशन हो गया 1 अक्टूबर को और इन्होंने 8 लाख रुपए की एसेट डिस्ट्रीब्यूट करी। कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 3.5 लाख रुपए है। मिस्टर एक्स जिनके पास 100 शेयर हैं और उन्होंने खरीदे थे 11098 को 10 रुपए के हिसाब से, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 142001 थी 12 रुपए के हिसाब से। तो हमें बताना है क्या कैपिटल गेन होगा और क्या होगा डिविडेंड। तो देखिए यहाँ पर दो बातें इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 16 से एक स्टेप आ गया है एग्जाम्पल नंबर 17। देखिए पहली बात ये, जब कंपनी ने मशीन या कोई एसेट को डिस्ट्रीब्यूट किया तो कंपनी के लिए ये ट्रांसफर एग्जाम्प्ट हो गया। पहली बात, ये मशीन शेयर होल्डर को मिली या कैश मिला या कोई और एसेट मिली, तो शेयर होल्डर को क्यों मिली है ये? अगेंस्ट शेयर्स, जो इनके पास शेयर है उनके अगेंस्ट में इनको ये एसेट मिली है। तो इनके लिए शेयर के बदले में एसेट मिली है तो शेयर का ट्रांसफर हो गया और वो एग्जेम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल है। तो शेयर का ट्रांसफर टैक्सेबल है, वो हम निकालेंगे। इसमें जो एसेट मिलेगी इसमें कुछ पार्ट डिविडेंड होगा अंडर सेक्शन 222C और कुछ पार्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा न्यू एसेट के लिए भी, और सेलिंग प्राइस होगा शेयर्स के लिए। शेयर का सेलिंग प्राइस होगा, जो हमारे शेयर्स हैं हमारे पास, वो उनके बदले में ये एसेट मिली है, उनका ये सेलिंग प्राइस होगा और एसेट के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। तो ये सब कैसे होगा, आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 17 की हेल्प से। सबसे पहले देखें, एबीसी लिमिटेड के पास 1 लाख शेयर है और कंपनी का लिक्विडेशन हो गया, इन्होंने एसेट को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये बात क्लियर रखिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट है ये एग्जेम्प्ट है, नहीं तो जो हमारी एसेट को डिस्ट्रीब्यूट करने में ट्रांसफर हुआ है उस पर भी कैपिटल गेन लगता। तो ये तो तय रहा कि एसेट को डिस्ट्रीब्यूट किया वो एग्जेम्प्ट है। अब हम दूसरी बात करते हैं, जो है मिस्टर एक्स के लिए। तो मिस्टर एक्स के पास केवल 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं और कंपनी के टोटल शेयर कितने हैं? 1 लाख आउट ऑफ 1 लाख शेयर्स। तो मिस्टर एक्स के पास कितने परसेंट शेयर हो गए? अगर हम कैलकुलेशन करें, 100 शेयर्स आउट ऑफ 1 लाख शेयर हैं इनके पास, तो इनके पास 0.1% शेयर्स हैं। तो जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया कंपनी ने एसेट और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 8 लाख रुपए और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है कंपनी का 3,50,000 रुपए, 3,50,000। तो इन दोनों में से जो भी कम होता है, जो 3,50,000 है, ये डीम्ड डिविडेंड है अंडर सेक्शन 222C सभी शेयर होल्डर का मिलाकर। मिस्टर एक्स के पास क्योंकि 0.1% शेयर हैं तो इनके लिए डीम्ड डिविडेंड हो जाएगा 3,50,000 का 0.1% 350 रुपए। तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। अदर सोर्सेज में मिस्टर एक्स के लिए अंडर सेक्शन 222C एज ए डीम्ड डिविडेंड 350 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे। तो अब तक हमने दो बातें सीखी। कंपनी ने जो 8 लाख रुपए की एसेट डिस्ट्रीब्यूट करी है वो एग्जेम्प्ट है कंपनी के लिए।
दूसरा जो मिस्टर एक्स को असेट मिली है इन अगेंस्ट शेयर्स, उसमें डीम डिविडेंड है 350 रुपए। अब हम कैपिटल गेन निकालते हैं ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग, शेयर्स इनके पास खरीदे कब थे इन्होंने 11098 को, और कंपनी का जो लिक्विडेशन हुआ वो 11022 को हो गया, तो लॉन्ग टर्म हो गए। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आएगी। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वही है जो असेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, मतलब जो इन्हें पूरा मिला, इन्हें कंपनी ने 8 लाख रुपए की एसेट डिस्ट्रीब्यूट करी, जिसमें से 0.1% मतलब 800 रुपए की एसेट मिस्टर एक्स के हिस्से में आई। इस 800 रुपए में से 350 रुपए डीम डिविडेंड मान लिया गया। तो जो 800 रुपए की एसेट मिस्टर एक्स को मिली, उस 800 रुपए में से 350 रुपए डीम डिविडेंड है, बाकी का जो बचा हुआ 450 रुपए है ये इस फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट और हमारे शेयर का सेलिंग प्राइस है। अब इसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगा। ये शेयर इन्होंने 10 रुपए के हिसाब से खरीदा था, तो 100 शेयर 10 रुपए के हिसाब से खरीदे थे, तो वो शेयर 1000 रुपए के थे। लेकिन क्योंकि ये 1/4/2001 से पहले के हैं, तो हमारे पास 1/4/2001 को मार्केट वैल्यू लेने का ऑप्शन है, वो है 12 रुपए। तो 1000 और 12 में से जो भी ज्यादा हो 12 रुपए, तो 12 रुपए के हिसाब से 100 शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1200 हो जाएगा। हमारा करंट ईयर का इंडेक्स नंबर 331 है और 2001-2 का 100 था, तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी वो 3972 आ जाएगी। इसका मतलब हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा 3522 का। तो अभी हमें यहाँ पर 3-4 चीजें थी। कंपनी के लिए जो ट्रांसफर है असेट का वो एग्जेम्प्ट है, शेयर होल्डर के लिए डीम डिविडेंड टैक्सेबल है 350, शेयर होल्डर के लिए शेयर का ट्रांसफर टैक्सेबल है। अब जो फेयर मार्केट वैल्यू मिली है मिस्टर एक्स को, असेट मिली है, मिस्टर एक्स को जो असेट मिली है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू हम 450 रुपए लेंगे। जब भी ये एसेट बेचेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 450, इंडेक्सेशन करना तो इंडेक्सेशन भी 450 रुपए पर हो। तो ये है हमारा पूरा थोरोली डिटेल्ड डिस्कशन ऑन सेक्शन 222C एंड सेक्शन 46। सेक्शन 46A, कैपिटल गेन इन केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। अगर कंपनी ने अपने ही शेयर मार्केट से बायबैक करे हैं तो ऐसी सिचुएशन में कैपिटल गेन कितना होगा। इफ एनी कंपनी हैज परचेज्ड इट्स ओन शेयर और अदर सिक्योरिटी, इन सच केस कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड इन द हैंड्स ऑफ होल्डर इन द नॉर्मल मैनर। मतलब आप हैं और आपके पास शेयर है, सपोज आपके पास शेयर्स हैं 500 शेयर्स हैं, 10 रुपए के हिसाब से हमने 5000 के खरीदे थे। अब कंपनी ने बायबैक कर लिए और आपको 12,000 रुपए दे दिया, तो 12,000 रुपए आपको मिले तो ये फुल वैल्यू कंसिडरेशन हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5,000। ये नॉर्मल तरीके से हम कैपिटल गेन निकाल लेंगे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। एज पर सेक्शन 115QA, if the shares are not listed in the stock exchange, in such case no capital gain shall be computed in the hands of its shareholders। तो अगर ये लिस्टेड शेयर नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में हम शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल नहीं करेंगे बायबैक, बल्कि हम कंपनी के ऊपर टैक्स लगाएंगे, क्योंकि लिस्टेड शेयर नहीं है तो हमें शेयर होल्डर का पता नहीं चलेगा। कंपनी को इनकम टैक्स देना पड़ेगा 20% प्लस सरचार्ज प्लस सेस, जो भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है इनकम को।
तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम है उसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम मीन द कंसिडरेशन पेड बाय कंपनी ऑन बायबैक ऑफ शेयर एज रिड्यूस बाय द अमाउंट विच वाज रिसीव्ड बाय द कंपनी फॉर इशू ऑफ सच शेयर्स। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में कंपनी ने 12,000 रुपए दिए और मान लिया कंपनी ने शेयर पार पर इशू किए थे 5,000 में ये वाले शेयर, और 12,000 कंपनी ने दिए, तो जो 7,000 है वो कैपिटल गेन है। 7,000 पे 20% प्लस 12% प्लस 4% कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा, ना कि शेयर होल्डर को। तो ये है सेक्शन 46A। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ असेट रिसीव्ड एज गिफ्ट। ये हम पहले भी कर चुके हैं। गिफ्ट में प्रीवियस ओनर की कॉस्ट हमने लिया था। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गिफ्ट कर दिया। मिस्टर ए की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 50,000। अब बी ने इसे मिस्टर सी को सोल्ड किया। अब मिस्टर बी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ली जाए, तो ये हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस ओनर का केस, कि जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दिया तो ये टैक्सेबल नहीं हुआ, ट्रांसफर एग्जेम्प्ट हो गया। लेकिन जब मिस्टर बी मिस्टर सी को बेचेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिस्टर बी के लिए मिस्टर ए वाली आएगी, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी आ जाएगी। और ये तो केवल ये है कि मिस्टर ए ने बी को दिया, बी ने आगे सी को बेच दिया। मान लिया बी ने आगे मिस्टर सी को भी गिफ्ट कर दिया और मिस्टर सी ने आगे मिस्टर डी को सेल किया, तो मिस्टर सी की जो कॉस्ट है वो वही कॉस्ट होगी जो मिस्टर ए की कॉस्ट है जिसने खरीदा था। अगर मिस्टर सी को भी गिफ्ट मिला बी से, बी को भी मिला गिफ्ट, तो जितने गिफ्ट हैं सबसे पुराने वाले पे जाओ जिसने खरीदा था, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी और पीरियड ऑफ होल्डिंग सारा बीच में जुड़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी सारी बीच की आ जाएंगी। ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। If any individual or HUF has received gift in kind, it was taxable under section 56. अब ये इस समय एग्जाम्प्ट हो जाता है, लेकिन ये अदर सोर्सेज में सेक्शन 56 में एज ए गिफ्ट टैक्सेबल हो जाता है। कैपिटल गेन में एग्जाम्प्ट हो जाता है, लेकिन इनकम टैक्स से एग्जाम्प्ट नहीं होता। इनकम टैक्स में अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है। In such cases, on the time of sale, cost of acquisition of such asset shall be the value which has been taken into consideration for the purpose of computing tax value of the gift. तो अगर ये टैक्सेबल हुआ है तो उस समय जो टैक्स वैल्यू गिफ्ट की है हम वो वाली वैल्यू ले लेंगे। तो जो टैक्सेबल वैल्यू गिफ्ट की होती है, अब अगर गिफ्ट में टैक्सेबल नहीं हुआ तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ले लेंगे, और अगर ये यहाँ पर टैक्सेबल हो गया एज ए गिफ्ट तो हम जो गिफ्ट के लिए हमने वैल्यू ली है वो लेंगे। क्या उसे समझते हैं एग्जांपल नंबर 17A में। मिस्टर एक्स ने एक हाउस खरीदा 17/2002 को फॉर द 2 लाख और ये गिफ्ट दे दिया उन्होंने, और फॉर द पर्पज ऑफ दिस चार्जिंग स्टैम्प ड्यूटी वाज 5 लाख, और सब्सिक्वेंटली हाउस प्रॉपर्टी को हमने 25 लाख में बेच दिया। अब क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गिफ्ट दिया, तो मिस्टर एक्स के लिए तो ये एग्जेम्प्ट है कैपिटल गेन, इनके लिए तो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो गया। मिस्टर वाई के लिए ये टैक्सेबल हो गया अंडर द हेड अदर सोर्सेस, और अदर सोर्सेस में क्या टैक्सेबल होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है तो उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, और इसकी 50,000 से ज्यादा हो तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू टैक्सेबल हो जाती है। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 5 लाख, तो इसके लिए टैक्सेबल हो गए 5 लाख। अब जब इसके लिए टैक्सेबल हो गई तो एक तरीके से इसकी कॉस्ट 5 लाख हो गई, तो हम कॉस्ट इसकी कॉस्ट 2 लाख थी। अगर मिस्टर वाई के लिए टैक्सेबल नहीं होता अदर सोर्सेज में तो मिस्टर वाई की कॉस्ट हम 2 लाख ले लेते, लेकिन क्योंकि मिस्टर वाई के लिए टैक्सेबल हो गया तो अब मिस्टर वाई की कॉस्ट 5 लाख लेंगे जब ये इसको सेल करेंगे। तो क्या होगा, अब इनका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन्होंने अब 25 लाख में बेचा है, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि शॉर्ट टर्म है, 2 साल से पहले ही इन्होंने बेच दिया है, अभी 2 साल पूरे नहीं हुए तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख ना लेकर 5 लाख लेंगे,
क्योंकि इनको 5 लाख पर टैक्स लग चुका है और इनके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20 लाख रुपीस आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सेक्शन 49 सबसेक्शन 9, इन्वेंट्री कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट। हमने पहले पढ़ा था कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, अब हम पढ़ रहे हैं स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट। If inventory has been converted into capital asset and later on such capital asset has been transferred, then the fair market value on the date of conversion shall be regarded as the cost of acquisition. इसे समझते हैं with the help of example number 18। हमारे पास एक एसेट है 4 लाख की कॉस्ट है, इसको हमने, ये क्या है हमारे लिए स्टॉक, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया स्टॉक को कैपिटल एसेट में। उस दिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 700 है, तो ये जो 400 की कॉस्ट थी हमारी और 700 का फेयर मार्केट वैल्यू है, तो ये हमारी 300 लाख की इनकम मानी जाती है पीजीपीपी में। ये एज्यूम करा जाता है कि हमने अपना स्टॉक बेच दिया 400 वाला 700 में, तो जो 300 का प्रॉफिट हुआ ये बिजनेस की इनकम हो गई। अब जब हम ये कैपिटल एसेट को बेचेंगे तो कैपिटल एसेट की जो कॉस्ट होगी वो 700 मानी जाएगी और 700 और 900 का डिफरेंस 200 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, क्योंकि वो 6 महीने बाद ही हमने बेच दी। तो ये सेक्शन क्या कह रहा है कि मैंने खरीदा था 400 में, मैंने स्टॉक खरीदा था 400 में, मैंने इसको कन्वर्ट किया कैपिटल एसेट में, तो जो इस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू है दैट इज 700, वो इसका सेलिंग प्राइस माना जाएगा और 300 की मेरी इनकम हो जाएगी बिजनेस की। और जब मैं इसको बेचूंगा तो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 700 माना जाएगा, क्योंकि मैंने 700 और 400 के डिफरेंस पे टैक्स दे दिया था। ये है सेक्शन 49 सबसेक्शन 9। सेक्शन 49 सबसेक्शन 2AA, कैपिटल एसेट ऑन ट्रांसफर ऑफ ESOP और स्वेट इक्विटी शेयर्स। ESOP होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसमें शेयर सस्ते में दिए जाते हैं, और स्वेट इक्विटी शेयर या तो फ्री में दिए जाते हैं या नॉमिनल वैल्यू पर दिए जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में किस पर कैपिटल गेन लगेगा और कितना लगेगा वो हम देखते हैं। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या फिर स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब है इक्विटी शेयर कंपनी इशू करती है एम्प्लॉय को या डायरेक्टर को डिस्काउंट पर या फ्री में। At the time of issue of sweat equity shares, the difference between fair market value on the date of acceptance of offer, तो जिस दिन ऑफर एक्सेप्ट किया उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू और जितने में हमने इशू किया है उन दोनों का डिफरेंस टैक्सेबल परक्यूजिट माना जाएगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय अंडर द हेड सैलरी। तो सैलरी के चैप्टर में वो टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाता है। तो अब ये तो बात पता चल गई कि मान लिया फेयर मार्केट वैल्यू 5000 है और एम्प्लॉई से हमने लिया 1000 रुपया, ये जो डिफरेंस है 4000 रुपये, ये सैलरी की इनकम मानी जाती है। However, the period of holding will start from the date of allotment। जो फेयर मार्केट वैल्यू ले रहे हैं ये है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस दिन हमने एक्सेप्टेंस दी है कि हाँ हम ले लेंगे। लेकिन पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट कब होगा? विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट होगा जिस दिन से ये अलॉट हुआ है, ना कि उस दिन से जब एक्सरसाइज हुआ है। ऑन ट्रांसफर ऑफ, जब हम ये वाले इक्विटी शेयर स्वेट या ESOP वाले शेयर फ्यूचर में बेचेंगे
तो इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होनी चाहिए, विल बी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ये 5,000 इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होनी चाहिए, क्योंकि 5,000 रुपए तक की इनकम पे टैक्स दिया जा चुका है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। एग्जाम्पल नंबर 19 समझते हैं इसको। मिस्टर एक्स है, एम्प्लॉई हैं, और उनको 1,00,000 रुपए पर मंथ की सैलरी मिलती है। 1 अक्टूबर को इन्होंने हैज ऑफर्ड हिम, पीकेसीसी लिमिटेड ने इन्हें ऑफर दिया कि वो 1,000 शेयर खरीद सकते हैं 550 रुपए के हिसाब से ईसॉप में। मिस्टर एक्स ने ऑफर एक्सेप्ट किया 10 अक्टूबर को, और शेयर इन्हें मिले 15 अक्टूबर से। इन्होंने शेयर बेचे 975 ईच ऑन 30 मार्च। हमें इनकम निकालनी है, इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है डेट ऑफ ऑफर, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डेट ऑफ अलॉटमेंट पर, अलग अलग डेट पर ओपनिंग क्लोजिंग। जब ओपनिंग क्लोजिंग दो वैल्यू दे रखी होती है तो हम लोगों को एवरेज वैल्यू निकालनी होती है। तो चलिए करते हैं, इनकी इनकम निकालनी है। तो एक तो बेसिक सैलरी है इनकी 1,00,000 रुपीज पर मंथ, तो 12,00,000 रुपीज तो इनकी सैलरी आ जाएगी। अब इनके लिए परक्यूजिट होती है, जो भी इनको स्वेट इक्विटी शेयर या ईसॉप में सस्ते शेयर मिले, उन दोनों का डिफरेंस ऑन द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड एक्चुअल एग्रीड वैल्यू, दोनों का जो डिफरेंस होता है वो परक्यूजिट वैल्यू होती है। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस पर इनका 910 और 930, इसका जो एवरेज प्राइस है वो 920 है, और इन्होंने जो खरीदा है कंपनी से 550 में, तो पर शेयर इनका जो इनकम हो गई परक्यूजिट वैल्यू वो 370 रुपीज पर शेयर हो गई, और इनको जो शेयर है वो 1000 शेयर का ऑप्शन मिला है। भाई 920 रुपए वाला शेयर 550 में मिल रहा है, तो 370 रुपए का फायदा हो रहा है, और 1,000 शेयर मिल रहे हैं, तो 3,70,000 रुपए का फायदा हो गया। इनकी ग्रॉस सैलरी 15,70,000 होगी, जिसमें से लेस होगी डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये। तो इनकम फ्रॉम सैलरी 15,20,000 हो गई। तो सैलरी इनकम 15,20,000 हो गई, पहली चीज। अब इन्होंने ये शेयर सेल कर दिए, और ये शेयर जो सेल कर दिए इन्होंने, ये 30 मार्च 2023 को सेल कर दिए। तो हम कैपिटल गेन की बात करते हैं। कैपिटल गेन, पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट कब से होता है, जब से ये शेयर अलॉट हुए, और शेयर अलॉट हुए ने 15 अक्टूबर को, और इन्होंने बेचे हैं 30 मार्च को, शॉर्ट टर्म है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 975 के हिसाब से सेल करें, 9,75,000 रुपीज में, और लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होती है फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, वही जो इसके लिए हमने लिया था 920। तो 920 इंटू 1,000, 9,20,000 इनके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनके लिए हो जाएगा 55,000। इनके लिए सैलरी इनकम 15,20,000 और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 55,000, टोटल 15,75,000 इनके लिए ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगी। सेक्शन 50 कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर और डेप्रिशिएबल एसेट, ये हम पीजीपीपी में भी पढ़ते हैं।
कि जब हम डेप्रिशिएबल एसेट को ट्रांसफर करते हैं तो उस पर हमें हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। तो ऑन ट्रांसफर ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट देयर विल ऑलवेज बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो, हम हमेशा उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही निकालेंगे। तो एसेट 10 साल पुरानी है तो भी उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही निकलेगा। इफ सेल कंसिडरेशन और ट्रांसफर ऑफ वन और मोर कैपिटल एसेट in the block exceed the value of the block and expenses on transfer, then such excess shall be short term capital gain। हमने उसमें भी सीखा था कि कैपिटल गेन दो ही सिचुएशन में निकलता है, या तो ब्लॉक की सारी एसेट को सेल कर दिया जाए या हमारी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी नेगेटिव आ रही हो, वो उसी केस में पॉसिबल है जब हमारा सेलिंग प्राइस लेस एक्सपेंसेस ज्यादा होता है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट, और या सारा का सारा हमारा ब्लॉक सेल कर दिया जाए। तो कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस वैल्यू ऑफ ब्लॉक जो है ओपनिंग डब्ल्यूडीवी और इस साल की नई एसेट जो लगाई है। एग्जांपल नंबर 20, एबीसी लिमिटेड है, इनकी एक प्लांट एंड मशीनरी इनके पास थी 1/4/2022 को, जिसकी डब्ल्यूडीवी थी 6 लाख रुपए, और ये कब खरीदी थी उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। प्लांट बेच दिया इन्होंने, एक ही था, एक ही बेच दिया, तो कैपिटल गेन तो निकलेगा क्योंकि एक ही एसेट है और वो बेच दी। तो हम इसे कैसे दिखाते हैं? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी साल के शुरू में 6 लाख प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर है नहीं, माइनस फुल वैल्यू कंसिडरेशन ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड, और ये जो एसेट एक लौती एसेट थी इसको हमने ट्रांसफर कर दिया, और ये ट्रांसफर कर दिया हमने 11 लाख में, चाहे जितने भी करा हो। अब हमारा 11 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दिया, बट मैक्सिमम हम 6 लाख ही लिख सकते हैं। यहाँ हमारी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी हो गई नील, और हमारा डेप्रीशिएशन करंट ईयर का अंडर सेक्शन 32 नील हो गया, जो हम पीजीपीपी के चैप्टर में निकालना सीखते थे। अब हम यहाँ के बाद निकालेंगे, लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50 जो डेप्रिशिएबल एसेट पर होता है। तो इसमें फुल वैल्यू कंसिडरेशन मतलब सेलिंग प्राइस लिखा जाएगा 11 लाख माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर हमेशा की तरह, और ये है 30,000। तो नेट सेल्स कंसिडरेशन आएगा 10,70,000। इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 6 लाख, और हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 4,70,000। तो डेप्रिसिएशन नील, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी नील, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 4,70,000। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स लिमिटेड है और इन्होंने परचेज किया है मशीनरी को, 15% ब्लॉक की मशीनरी है 10 to 21 में। मशीनरी को हमने बेच दिया है, सेलिंग प्राइस सेलिंग एक्सपेंसेस बताया है, हमें डब्ल्यूडीवी अलग अलग ईयर की निकालनी है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना है। तो ये 2021 ईयर में था, तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी इस साल की रही होगी 1420, कुछ नहीं बोला तो नील, प्लस हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, एसेट जो एक्वायर करा 10 to 21 को 2 लाख रुपए, हमारे पास क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ जाएगी 2 लाख, ये वैल्यू आ जाएगी 2 लाख। इसमें हम डेप्रीशिएशन लगाएंगे अंडर सेक्शन 32 @15%, लेकिन क्योंकि ये लेस देन 180 डेज के लिए हमारे पास असेट रही इस साल में, इसी ईयर में, तो याद करिए 180 दिन से कम असेट यूज होती है तो हम उस पर आधा डेप्रीशिएशन लगाते हैं। तो 2 लाख का 15% हाफ लगेगा, तो ये हमारा 15,000 रुपीज आएगा। तो डब्ल्यूडीवी हमारी 1421 की हो जाएगी 1,85,000।
फिर इस पे डेप्रीशिएशन लगेगा 21-22 का 15%, 27,750 और हमारी WDV आ जाएगी 1422 को इस साल की शुरुआत में 1,57,250, ये करंट ईयर के शुरुआत में आ गई। प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट एक्वायर्ड कुछ नहीं है, माइनस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब हमने जो बेचा है ये 2 लाख में बेचा है और एक्सपेंसेस है 1,000, तो नेट वैल्यू 199 है, लेकिन मैक्सिमम हम 157,250 ही लेस कर सकते हैं इसमें से। अगर पूरा करेंगे तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कैपिटल गेन निकलेगा। तो हमारी WDV क्लोजिंग WDV हो जाएगी नील और डेप्रीशिएशन इस साल का हो जाएगा नील। डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर 2022-23, प्रीवियस ईयर 22-23 का डेप्रीशिएशन हो जाएगा नील। अब हमारा निकलेगा कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन असेसमेंट ईयर 2023-24, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 2 लाख, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 1,000, नेट सेल कंसिडरेशन 199, माइनस ओपनिंग WDV 1,57,250 और हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 41,750। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं सारा काम, अब हम दोबारा सीख रहे हैं। PGBP में कर रहा था, अब तक आप भूल गए हों, तो अब हमने दोबारा किया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। एक्स एंड कंपनी है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, इनके पास 6 मशीन है और इन्होंने मार्च 2021 में इसको इस्तेमाल किया है। डेप्रीशिएशन 15% है। WDV 1 अप्रैल 2022 को 8,50,000 है। इसमें से 3 मशीन हमने बेच दी है 10 जून 2022 को 11 लाख में, और एक सेकेंड हैंड मशीन हमने प्लान खरीदा है 30 नवंबर को। डिटरमाइन द क्लेम ऑफ डेप्रीशिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। चलिए करते हैं। सबसे पहला काम, असेसमेंट ईयर 2023-24 को हम सबसे पहले ओपनिंग WDV लिखते हैं 1422। ये असेसमेंट ईयर 23-24 का मतलब है प्रीवियस ईयर 22-23। तो ओपनिंग WDV 1422 को आ जाएगी, जो दे रखी है हमें 8,50,000 प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट एक्वायर्ड, और एसेट हमने इस साल खरीदी है 30 नवंबर को। 30 नवंबर को 8,50,000 की, तो 17 लाख हो गया, माइनस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑफ असेट्स ट्रांसफर। जो हमने एसेट बेची हैं 3 बेची हैं 11 लाख में, तो 11 लाख में 3 बेच दी, तो हमारे पास WDV आया 31/3/23 को 6 लाख। अब जो हम डेप्रीशिएशन लगाते हैं 15% के हिसाब से डेप्रीशिएशन लगेगा नई एसेट पर, और 30 नवंबर को खरीदी है 180 दिन से कम, तो आधा डेप्रीशिएशन लगेगा। ये है 8,50,000, लेकिन हमारी WDV क्लोजिंग में जो बची है वो है ही केवल 6 लाख, तो 6 लाख में से 8.5 पे डेप्रीशिएशन आप नहीं लगा सकते, तो आपको मजबूरी में कितना लगाना पड़ेगा डेप्रीशिएशन। नई एसेट 8.5 की जगह 6 लाख पे 15% और 50%, क्योंकि लेस देन 180 डेज के लिए आपने यूज किया है। तो 6 लाख रुपए पे 15%, उसका भी 50% डेप्रीशिएशन आपके ऊपर लगेगा इस साल 45,000। और WDV 1423 को अगले साल के पहले दिन ये हमारी WDV 5,55,000 नेक्स्ट ईयर के लिए होगी। तो फर्स्ट पॉइंट हमसे पूछा है कि आप डेप्रीशिएशन निकालिए
कितना होगा, तो हमने निकाला डेप्रीशिएशन होगा 45,000। सेकंड पार्ट में पूछा है कि आप बताइए कैपिटल गेन कितना होगा, तो सेकंड पार्ट में लिखा है कैपिटल गेन, तो नो कैपिटल गेन। रीजन बीइंग कैपिटल गेन दो ही सिचुएशन में निकलता है, या तो सारी एसेट बेच दी जाए या क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी नेगेटिव आ जाए, उनमें से कुछ भी नहीं हुआ है। थर्ड बात हमसे थर्ड सिचुएशन में पूछा है कि अगर ये एसेट 22 लाख में बेची होती तो क्या आंसर में कोई फर्क आता, तो अगर ये 22 लाख में बेची होती तो आंसर में बिल्कुल फर्क आता। क्यों? क्योंकि हमारी जो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है वो 850 है, हमने जो और खरीदी वो भी 850, टोटल हमारा 17 लाख, और हम जो बेच रहे हैं अगर वो 22 लाख रुपए में बेचते तो नेगेटिव डब्ल्यूडीवी आ जाती, तो इसको हम 17 लाख रुपए तक रोककर डब्ल्यूडीवी को नील करते, डेप्रीशिएशन को नील करते, और फिर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालते अंडर सेक्शन 50। कैसे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 22 लाख रुपए लेस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 8,50,000 लेस करते कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर 8,50,000, और हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उस सिचुएशन में आ जाता 5 लाख। तो अगर हमारा सेलिंग प्राइस 11 लाख की जगह 22 लाख होता तो हमारा कैपिटल गेन आ जाता शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि हमेशा ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है हमारी डेप्रिशिएबल एसेट।